हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये जो चैप्टर है ये आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके जो लगभग 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का सिंपली मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स नेचर के होते हैं, खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपली अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मतलब किसी भी चीज का सिंथेसिस करना। तो लाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये डेफिनेशन जितना सिंपल है, ये जो प्रोसेस है उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो चलिए हम इस प्रोसेस को एक एक करके पढ़ते हैं और इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें जो प्लांट होते हैं क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, लाइट सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं टू डिराइव सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं? सनलाइट की एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। तो इसमें लाइट की एनर्जी यूज हो रही है और सिंथेसिस किसका हो रहा है? केमिकल का। इसलिए इस प्रोसेस को फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो मेनली क्या होता है? उसके प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। जितने अर्थ पे फूड प्रोडक्शन का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्लांट होता है। जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म है वो प्राइमरली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्राइमरी सोर्स है ऑल फूड ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी तरीके के फूड प्रेजेंट है उनके लिए प्राइमरी सोर्स का क्या करता है? काम करता है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर O2 इवोल्यूशन इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस के लिए जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कैन मेक फूड। जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वही क्या बनाता है? फूड बनाता है। ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट मेक फूड। जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के वही क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो देखिए 6CO2 प्लस 12H2O जो मिल के क्या बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ये क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं। ये प्रोसेस है। ये सिंपल एक जनरल इक्वेशन होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 12 मोल वाटर का यूज किया गया है। सन की लाइट को यूज किया गया है। क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है एटमॉस्फेयर में और वाटर का भी सिंथेसिस होता है। तो ये पूरा क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन हो गया। फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो तरीके के होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का भोजन, खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, ये सारी चीजें जो होती हैं खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करती हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए, भोजन के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, यानी कि प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में आ जाएंगे हायर एनिमल्स आ जाते हैं और फंजाई, ये सारे जो होते हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट पे, प्राइमरली प्लांट पे डिपेंड होते हैं भी, उसके बाद भी। और जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी कैसे होते हैं? फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे?
कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो किससे रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हम कुछ एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें इसेंशियल होती हैं। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था फोटोसिंथेसिस के लिए क्या था, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था, लीफ लिया गया, एक प्लांट लिया गया, प्लांट की लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। प्लांट के लीफ को क्या किया गया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया, कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर से प्लांट की लीफ को कवर कर दिया गया और इसको लाइट में एक्सपोज किया गया। जब लाइट में एक्सपोज किया गया तो क्या देखा गया कि जो पत्ती, जो लीफ को कवर कर दिया गया था ब्लैक पेपर से, वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। जहां जिस पत्ती को क्या कर दिया गया था, कवर कर दिया गया था, वहां पे नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। और ये फोटोसिंथेसिस हो रहा था कि नहीं हो रहा था, इसको कैसे पता किया गया, ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चला। इसको पता करने के लिए एक आयोडीन का सोल्यूशन होता है, उसे छिड़का जाता है या डाला जाता है, तो जब वो डीप ब्लू ब्लैक कलर देता है तो पता चलता है कि स्टार्च का सिंथेसिस हुआ है। जो आयोडीन टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, स्टार्च के प्रेजेंस को देखने के लिए। अगर जो लीफ है वो डीप ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब कि यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस हुआ है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ है, जो कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में स्टोरेज के लिए। तो अगर डीप ब्लू ब्लैक कलर आएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। और जिस पत्ती पे डीप ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है आयोडीन सोल्यूशन डालने पे, तो वो लीफ क्या हो जाती है, उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, यानी कि नो स्टार्च, स्टार्च भी नहीं बनेगा। स्टार्च नहीं बनेगा मतलब निगेटिव आयोडीन टेस्ट, निगेटिव आयोडीन टेस्ट। दूसरा जो लीफ है, दूसरा जो लीफ है उसकी अगर हम उसके बारे में अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्योंकि ये तो कवर नहीं है ब्लैक पेपर से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। मतलब स्टार्च भी बना होगा, स्टार्च भी बना होगा, स्टार्च बना होगा तो जो I2 टेस्ट है वो कैसा आया होगा, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव I2 टेस्ट का मतलब क्या है, डीप ब्लू ब्लैक कलर। ठीक, डीप ब्लू ब्लैक कलर, यानी कि जिस लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया था उस लीफ में स्टार्च का सिंथेसिस नहीं हो रहा था, ग्लूकोज नहीं बन रहा था, आयोडीन सोल्यूशन डालने पे डीप ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा था, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और वही जो पत्ती जिस लीफ को नहीं ढका गया था वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस occurred in green leaves, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight। मतलब जिस लीफ को कवर किया गया था उस पे सनलाइट नहीं पड़ रहा था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, जिस लीफ को नहीं कवर किया गया था वहां पे सनलाइट पड़ रहा था तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है प्लांट के, और कहाँ पे होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि सनलाइट जो है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है एक मोल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको बोला गया मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब हाफ लीफ क्यों बोला गया, चलिए देखते हैं। इन्होंने एक बीकर लिया, बीकर में कॉटन को डाला, जो कि कॉटन क्या था, KOH सोक्ड कॉटन था, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन था। इसको इन्होंने किसमें डाला, बीकर में डाला। बीकर में जब इन्होंने KOH सोक्ड कॉटन डाला तो क्या हुआ,
जो बीकर के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थे सबको KOH ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये क्या है, KOH सोक्ड कॉटन है, KOH सोक्ड कॉटन। और जो KOH सोक्ड कॉटन होता है ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 को, उस जगह पे प्रेजेंट CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। इस बीकर में अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इन्होंने क्या किया, लीफ को, आधे लीफ को बीकर में डाला, आधे लीफ को बाहर रखा। फिर क्या ऑब्जर्व किया कि जो लीफ बीकर के अंदर था, जो लीफ बीकर के अंदर था, लीफ अंडर बीकर, बीकर के अंदर जो लीफ था वहां पे नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। और जो लीफ बीकर के बाहर था वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। और इन्होंने फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका पता कैसे लगाया, आयोडीन सोल्यूशन से। तो यहाँ पे देखा कि जो पत्ती इसके नीचे अंदर है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, यानी कि ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो रहा था, ग्लूकोज नहीं बन रहा था। और आयोडीन टेस्ट कैसा आया, निगेटिव, आयोडीन टेस्ट कैसा आया, निगेटिव। जो लीफ बाहर थी वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था, जो लीफ बाहर थे वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देखने को मिला और ग्लूकोज भी बन रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, इसेंशियल होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, CO2 इज essential for photosynthesis। CO2 जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, सनलाइट जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। और मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। ठीक, अब हम अगला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में चलिए हम स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक जार का यूज किया था। किसका यूज किया था, जार का यूज किया था, जो किस आकार का था, बेल के घंटे के आकार का था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इसको उन्होंने कंडक्ट किया था 1770 में, 1770 में इन्होंने इसको क्या किया था, कंडक्ट किया था। इन्होंने क्या क्या यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, बेल जार का यूज किया था, माउस का यूज किया था, मिंट प्लांट और कैंडल का यूज किया था। ठीक है, 4 चीजें यूज की गई थी जो कि ये पूछा जाता है अक्सर एग्जामिनेशन में। तो क्या क्या चीजें यूज की थी, बेल जार, माउस, मिंट प्लांट और कैंडल। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बेल जार लिया, बेल जार के अंदर क्या रखा, माउस रखा। माउस रखा तो उन्होंने देखा, जब ढक दिया तो उन्होंने क्या देखा कि जो माउस था वो क्या कर रहा था, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। इस बेल जार के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन वो क्या कर रहा था, इनहेल कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा था। इससे क्या हुआ, एक टाइम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो जार में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन को बार बार इनहेल कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था। तो ये जो माउस है वो क्या हो गया, उसको सफोकेशन होने लगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन क्या हो गया था, कम हो गया था। नेक्स्ट में उन्होंने क्या रखा, एक जार लिया, बेल जार, बेल जार के अंदर उन्होंने कैंडल रखा। क्या देखा कि कैंडल जल रहा था। कैंडल किसके प्रेजेंस में जलता है, कोई भी चीज जलता है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कैंडल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा था। यहाँ पे O2 धीरे धीरे कम हो रहा था क्योंकि कैंडल उसको यूज कर रहा था, और जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था वो बढ़ रहा था। इससे क्या हुआ, एक टाइम के बाद जो कैंडल है वो क्या हो गई, बुझ गई कैंडल।
एक्सटिंग्विश्ड, कैंडल एक टाइम के बाद क्या हो गई, बुझ गई। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, क्या कहा कि माउस एंड बर्निंग कैंडल्स डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर अराउंड देम। उन्होंने कहा कि जो माउस ब्रीद कर रहा है और जो कैंडल जल रहा है, बर्निंग कैंडल्स, वो अपने आसपास के एरिया का जो एयर है, एयर की क्वालिटी है, उसको क्या कर दे रहा है, खराब कर दे रहा है। ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है, जिसकी वजह से उस एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट बढ़ जा रहा है और ऑक्सीजन का अमाउंट घट जा रहा है, जिससे क्या निकलता, क्या पता चला कि ऑक्सीजन की क्वालिटी को कौन खराब कर रहा था, माउस और कैंडल। अगले में उन्होंने क्या किया, देखा कि देखते हैं आगे की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इसमें कैसे हम देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इस माउस और कैंडल के साथ इसमें एक मिंट प्लांट को प्लेस कर दिया। क्या किया, माउस और कैंडल के साथ एक मिंट प्लांट को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तब इन्होंने क्या देखा कि जो मिंट प्लांट था वो क्या कर रहा था, रिस्टोर कर रहा था क्या चीज, उस कंटामिनेटेड एयर को, जिसको किसने खराब कर दिया था, माउस और कैंडल ने। कैसे, जो माउस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था और कैंडल के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था उसको मिंट प्लांट ले रहा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था उसको माउस और कैंडल क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। जिससे क्या पता चला कि जो एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो क्या होता है, जरूरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एयर भी क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एयर के इसेंशियलिटी को बताया। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसमें कहा कि मिंट प्लांट रिस्टोर द एयर कंटामिनेटेड बाय बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल्स। बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स के द्वारा जो एयर की क्वालिटी खराब हो गई, उस एयर की क्वालिटी को मेंटेन कौन किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कौन, मिंट प्लांट। तो उन्होंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन या एयर जो रिलीज होता है वो भी क्या करता है, उसकी इसेंशियलिटी को बताया। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया उसके साथ इन्होंने एक और डिस्कवरी की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो एयर जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेली लाइफ के लिए, वो जो एयर है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो चलिए हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि एयर इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट के ग्रोथ के लिए जो एयर होता है वो क्या होता है, इसेंशियल होता है। और इन 1774 इन्होंने कहा कि जो ग्रीन प्लांट के ग्रोथ के लिए जो एयर इसेंशियल था वो एयर क्या था, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की इन्होंने क्या की, डिस्कवरी की इसमें 1774 में। तो ये था जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका है, जॉन इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट। जॉन इंगेनहाउस एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिमिलर सेटअप यूज किया था जैसा कि प्रिस्टले ने यूज किया था, वही सिमिलर सेटअप को यूज किया था। बस इन्होंने क्या किया कि एक बार इस सेटअप को लाइट में रखा और एक बार इस सेटअप को डार्क में रखा, और वहां पे प्रिस्टले ने मिंट प्लांट का यूज किया था और यहाँ पे इंगेनहाउस ने हाइड्रिला प्लांट का यूज किया था, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट होता है, पानी में पाया जाता है। तो इन्होंने क्या देखा, जब इस एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा, जब लाइट में रखा तो उन्होंने देखा कि लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। ऑक्सीजन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, पानी में बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। तो उन्होंने क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ पे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा था। और जब इन्होंने डार्क में देखा
तो कोई भी बबल अपीयर नहीं हो रहे थे पानी में, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। यानी कि एक यहाँ से बात पता चलती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इन्होंने फिर एक कंक्लूजन दिया, क्या कहा, इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्या कहा कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, green part of plant, only green part of plant release oxygen during photosynthesis in presence of sunlight, in presence of sunlight। ठीक, तो इंडियन हाउस ने क्या बताया कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमने किसकी किसकी इसेंशियलिटी देख ली, सनलाइट इसेंशियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल होता है, एयर इसेंशियल होता है, और इंडियन हाउस ने बता दिया कि जो प्लांट होते हैं ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और सनलाइट भी क्या होती है, जरूरी होती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स जो थे, इन्होंने 1854 में एक हाइपोथेसिस दिया था। उसमें क्या कहा कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट ग्रो, जब प्लांट ग्रो करता है उस दौरान ग्लूकोज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इन्होंने कहा कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में बनता है। ग्लूकोज कहाँ पे बनता है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ग्लूकोज बनता है। इन्होंने कहा कि इन प्लांट्स ग्लूकोज स्टोर्ड एज स्टार्च, प्लांट में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, और क्लोरोफिल फाउंड इन स्फेरिकल बॉडी। इन्होंने बताया कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक स्फेरिकल बॉडी होती है, उसमें पाया जाता है, और उस स्फेरिकल बॉडी का नाम क्या था, क्लोरोप्लास्ट, जो कि हम बाद में जाने कि जो स्फेरिकल बॉडी होती है उसे क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल को कंटेन करता है। ही आल्सो डेवलप, उन्होंने एक टेक्निक का डेवलपमेंट किया था जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में सॉइल फ्री कल्चर किया जाता है, यानी कि मिट्टी के बिना प्लांट को उगाने का प्रोसेस किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कहते हैं, और इसको डेवलप किसने किया था, जूलियस वॉन सैक्स ने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, यूजिंग प्रिज्म टू स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने प्रिज्म का यूज किया था, प्रिज्म के थ्रू एक व्हाइट लाइट को पास करवाया, और जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो वो क्या करती है, अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में टूट जाती है, जिसकी स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। इस प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बनाने के बाद इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब किया था। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने डिस्क्राइब किया था, तो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने इसको डिस्क्राइब किया था। इन्होंने एक ग्रीन एल्गी का यूज किया था जिसका नाम क्या था, क्लैडोफोरा नाम के ग्रीन एल्गी का यूज किया था। इन्होंने इस ग्रीन एल्गी को एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में क्या कर दिया, डाल दिया। ग्रीन एल्गी को किसमें डाला, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में। एरोबिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और उस एरोबिक बैक्टीरिया का नाम था एजिटोबैक्टर। ये एजिटोबैक्टर जो होते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो
इन्होंने क्या किया, क्लैडोफोरा जो कि एक ग्रीन एल्गी थी, इसको एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाल दिया। और क्यों डाला, क्योंकि जो ग्रीन एल्गी होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो ऑक्सीजन बैक्टीरिया के ग्रोथ में क्या करता है, मदद करता है। अब इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाला ताकि जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो डिटेक्ट कर सकेंगे कि किस साइट पे, किस जगह पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ पे निकल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाया, व्हाइट लाइट पास करवाया तो व्हाइट लाइट जो थी 7 अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में बट गई, जो जिसे क्या कहते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा जो कि किसमें डाला गया था, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाला गया था। तो इन्होंने क्या देखा कि जो रेड रीजन है और जो ब्लू रीजन है, कौन सा रीजन, रेड रीजन और ब्लू रीजन, वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो आके एक्युमुलेट हो रहे थे, आके इकट्ठा हो रहे थे। किस रीजन में इकट्ठा हो रहे थे, रेड रीजन में और ब्लू रीजन में। तो यहाँ से पता चला कि रेड और ब्लू रीजन में ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे इक्युमुलेट हो रहे थे, रेड और ब्लू रीजन में, और रेड और ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा था। तो क्या कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज अकर इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था। फिर इन्होंने एक्सन स्पेक्ट्रम, अब एक्सन स्पेक्ट्रम की बात हुई है तो हमको समझना होगा कि एक्सन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक्सन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जब हम फोटोसिंथेसिस के रेट की स्टडी करते हैं कि किस रीजन में, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के किस रीजन में कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एक्सन स्पेक्ट्रम के साथ एक और बात आती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो होता है जिस रीजन में, किस रीजन में सबसे ज्यादा जो है लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिस रीजन में लाइट को कितना ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जिस रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है उस रीजन को क्या कहते हैं, एक्सन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन्होंने एक ग्राफ बना के बताया कि विबग्योर यहाँ पे लिया, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट लिया, तो उन्होंने देखा कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उन्होंने किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, एक्सन स्पेक्ट्रम और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्राफ है किसको शो करता है, एक्सन स्पेक्ट्रम को शो करता है। ये जो एक्सन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है ये रफली रिजेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और इन ये किस रीजन में, इस रीजन में थोड़ा ज्यादा क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रफली जो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी रिजेंबल करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि जो ब्लू और रेड रीजन होता है स्पेक्ट्रम का, उस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसका जो एक्सन स्पेक्ट्रम है वो रफली रिजेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एक बार फिर से देखते हैं इन्होंने किस एल्गी का यूज किया था, क्लैडोफोरा जो कि ग्रीन एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी को इन्होंने क्यों रखा एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो वहीं पे ग्रो करते हैं जहां पे ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है, जिससे पता चल सकेगा कि जहां पे ये ज्यादा ग्रो करेंगे, ज्यादा एक्युमुलेट होंगे, उससे हम ये पता कर लेंगे कि इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया एक्युमुलेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है यानी कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस वॉन नील इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब कि ये माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करते थे। इन्होंने ये किस पे स्टडी कर रहे थे, सल्फर बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे। कौन, कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस वॉन नील जो थे वो सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने क्या देखा,
तो कार्नेलियस वॉर्निल ने क्या देखा कि सल्फर बैक्टीरिया के केस में जो हाइड्रोजन डोनर होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर ना होकर के क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट का होना कंपलसरी है। और जिसमें क्या बताया कि इन विच हाइड्रोजन डोनर, जो हाइड्रोजन डोनर मॉलिक्यूल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल किसी अदर मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है वो खुद क्या हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, हाइड्रोजन डोनर मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2A। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज, और एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आता है। तो हम देखते हैं अलग अलग इक्वेशन में कौन जो होता है हाइड्रोजन डोनर होता है और कौन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है। तो इन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन डोनर कौन होता है, वाटर होता है। हाइड्रोजन डोनर कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, O2। ठीक, यानी कि ये हाइड्रोजन डोनर है कौन, वाटर, और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन इन नॉन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है उस कंडीशन में, और उस कंडीशन में इन्होंने स्टडी किस पे की थी, इस कंडीशन में इन्होंने स्टडी किस पे की थी, सल्फर बैक्टीरिया पे। किस पे, सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने स्टडी की थी। तो इन्होंने क्या देखा कि इस केस में जो हाइड्रोजन डोनर है वो वाटर ना होकर के क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है। और H2S जब हाइड्रोजन डोनर है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या हो रहा था, H2 सल्फर या सल्फेट। और ये जो सल्फर और सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा था एज अ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, उसमें क्या था, ये डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म नॉट ऑन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म पे, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ना कि ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कंक्लूड क्या किया, ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन निकलता है कम्स फ्रॉम H2O, वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो वाटर, जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, हाइड्रोजन मतलब कि वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन इवॉल्व होता तो इस कंडीशन में भी होना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन में नहीं हुआ। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कहाँ से होता है, वाटर से होता है। बाद में इस बात को प्रूव किया गया रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज करके, जिसमें एक रेडियो आइसोटोप यूज किया गया ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 18 का यूज किया गया, जिसमें जो वाटर था उसमें जो ऑक्सीजन लिया गया वो ऑक्सीजन 18 लिया गया, ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया गया। तो जब देखा गया जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था वो भी कौन सा वाला ऑक्सीजन था, जिसपे ऑक्सीजन 18 लिया गया था, वही वाला ऑक्सीजन था। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है एटमॉस्फेयर में वो किसके द्वारा, कहाँ से आता है, वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नया इसके आगे का चैप्टर लेकर आएंगे, टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।